2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाए। ऐसी बात वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि 2019 में चुनाव होना है और 2018 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था मोदी कार्यकाल के जो पहला कार्यकाल था उसमें, और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 2023 में विपक्ष जो है वो फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और इस अनुसार वो कह रहे हैं कि अब विपक्ष जो है 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, हम तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर भाषण दे रहे हैं और जब 1.25 घंटे के बाद इंतजार की हद जो हो गई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। यह भी एक अपने आप में एक अजीबोगरीब परिस्थिति बन जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हों और उधर विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर दे। जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर मणिपुर का म बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट, बस 2 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का म बोलते हैं। उसके बाद फिर 7:02, 6:44 से लेकर 6:46 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के बाहर जाने के बाद मणिपुर पर अपनी बात रखते हैं और मणिपुर के लोगों पर उनको अपना विश्वास जताते हैं कि वहां शांति बहाल करने की भरसक हम कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर 7:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मणिपुर पर आते हैं। अभी 7:07 हो रहा है और अब की बार जब वो आते हैं तो कांग्रेस, वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि पिछली सरकारें जो कांग्रेस की रही हैं उसी ने नॉर्थ ईस्ट को इस तरह इस आग में झोंका है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, लेकिन जब विपक्ष बाहर जाता है तो कांग्रेस के गौरव गोगोई और भी दूसरे उनके जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आइए, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जरा चलते हैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बातें हो रही हैं, सुनिए जरा। Arrogance, and that is why they don't see the 2 MPs of Manipur. They don't see the 60,000 people in camps. They don't see Manipur being divided into hill and valley. They only see power, and that is why their nationalism is a fake nationalism. They are not patriots. They are militants who are bent on dividing our country. Unfortunately, the Prime Minister has spoken for 2 hours. In these 2 hours, all he has done is twisted the name of our country, India. There is a Congress phobia inside that we can see, because the Prime Minister spent most of his time blaming the Congress party. No doubt, seeing the unity of the India parties in front of him, shouting India, India, has spooked the Prime Minister, and therefore instead of speaking on Manipur, he spent most of his time criticizing the Congress party. No matter his speech, we are confident that our parties stand united for a common vision to save and protect the values of our constitution, to preserve the values of our civilization, and to preserve the integrity, fraternity, liberty and equality, rights and principles that is enshrined in our constitution. We are confident that the India Alliance will win in 2024. Thank you. And as I said, because for 2 hours he didn't speak on Manipur, only defamed the name of our country, having not answered the 3 questions that I have raised, for denying the representatives of Manipur their right to speak in parliament, for giving the Chief Minister of Manipur, who has failed his people, a clean chit, for being silent on wrestlers, for being silent on Chinese intrusion in India, for being silent on inflation, for being silent on the remarks of former Jammu Kashmir Governor Satyapal Malik, for being silent on issues of national security. India Alliance decided to walk out. मैं आखिरी का पार्ट हिंदी में बोलना चाहता हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री मणिपुर पे कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री महंगाई पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री चीनी घुसपैठ पे कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कुश्ती के खिलाड़ियों के आंदोलन पर कुछ नहीं बोले। इन विभिन्न कारणों के मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस ने आज पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। तो सुन रहे थे आप इंडिया अलायंस ने क्यों वॉकआउट किया, ये बता रहे थे गौरव गोगोई। पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में अपनी बात रख रहे थे। और उधर इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2 घंटे और 10 मिनट का वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, उधर संसद में और नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोसने की कोशिश विपक्ष को, इंडिया अलायंस को और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को खासकर। लेकिन यह अपने आप में एक दुखद पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है कि जब वो अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष जो है वो उनके भाषण का बहिष्कार करके निकल गया। लेकिन विपक्ष भी करता तो क्या करता, क्योंकि पौने 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष यही मांग कर रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाए इसीलिए थे क्योंकि हम आपसे मणिपुर पे सुनना चाहते थे कि मणिपुर पर आपकी तैयारी क्या है, कैसे वहां से बहाल करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक मणिपुर का मौन नहीं बोले जब तक कि विपक्ष अंदर सदन में बैठा हुआ था। और विपक्ष के जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट मणिपुर पे अपनी बात रखी और उसके बाद वो आगे अपनी बात फिर से कांग्रेस पर ले आए। आज क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बारी बारी से जरा देख लेते हैं। जरा एक एक करके मोदी जी की कुछ कुछ बाइट्स को सामने लेके आइए, जरा सुन लें, जरा उन तमाम हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं उन तक भी पहुंचा दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत सारे साथी, पैनलिस्ट साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। आइए जरा सुन लेते हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 1-2 बाइट और सुनाना चाहता हूं, फिर चलेंगे सीधे इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें यहां इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार वार कर रहे थे, इंडिया के ऊपर लगातार वार कर रहे थे। उन्होंने आज राहुल गांधी पर भी वार किया, मां भारती कह करके भी उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि आपने भारत माता की हत्या की है, आपने मणिपुर की हत्या की है, ये तमाम बातें जो राहुल गांधी कल कह रहे थे उसको भी एक बार रिकैप करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी नारा है। हालांकि बहुत दिनों से मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये सुनने को नहीं मिला था, विपक्ष की तरफ से भी किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात यहां दोहराते हुए नजर आए और हर उस मौके को भुनाने की कोशिश करते रहे जिससे ये समझ में आए, साफ लगे कि हां 2024 का जो चुनावी बिगुल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी सदन से फूंकना चाहते थे और उन्होंने फूंक दिया है। यानी 2024 का भाषण, ये चुनाव का भाषण ये सुनाई दे रहा था। और इसी से नाराज विपक्ष पौने 2 घंटे के बाद विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता है। रावण के मसले पर आप याद कीजिए कि कल राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उन्होंने कहा था कि रावण को हनुमान ने नहीं, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, रावण को राम ने नहीं मारा, बल्कि रावण खुद अपने अहंकार के कारण मारा गया। ये तमाम बातें कर रहे थे कल राहुल गांधी, उन पर भी पलटवार कर रहे थे यहां नरेंद्र मोदी। सुन लेते हैं रावण को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी दुखती रग है, वो ऐसी पिच है जिस पिच पर बीजेपी को खेलने में बहुत मजा आता रहा है, लेकिन उस पिच को अब
उस पिच का कहें तो क्यूरेटर राहुल गांधी बन गए हैं। पिच फास्ट होगी या स्लो होगी, स्पिन खेलेगी या फास्ट बॉल खेलेगी, वो सब कुछ अब राहुल गांधी तय कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को यहां बैटिंग करनी पड़ रही है। देखिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाए, और सच में ऐसे अनुभव हम सबको कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई, और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो हनुमान ने लंका नहीं जलाई। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की पिच पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, उस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करते हुए दिखाई दिए। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान को लेकर के, सुनिए। जी, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कांग्रेस में समझता हूं, एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं, लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है, और तुम्हारी दुकान ने, और तुम्हारी दुकान। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस तरह की भाषा में पीएम नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जवाब दे। आपको बता दूं कि 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी ने अपना पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस मतलब ये ऐतिहासिक है, अपना नहीं बल्कि इस आजाद भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव था। जेबी कृपलानी लेकर आए थे पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में। प्रस्ताव पर 4 दिनों तक 21 घंटे तक बहस चली, जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया था। तब अपने बयान में लोकसभा में पंडित नेहरू ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में बैठी पार्टी को हटाकर उसकी जगह लेना होता है, और यह होना भी चाहिए। वर्तमान उदाहरण में दोस्तों यह स्पष्ट है, यह साफ है कि ऐसी कोई अपेक्षा या आशा अविश्वास प्रस्ताव से नहीं थी। हालांकि बहस कई मायनों में दिलचस्प थी और मुझे लगता है कि चर्चा लाभदायक भी थी। तो ये तमाम बातें जो हैं ये उस वक्त कह रहे थे नेहरू जी, और अभी भी जो कुछ हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नेहरू जी की बात
और आज की बात में कितना फर्क है, ये सब आप समझ सकते हैं। लोकतंत्र कितना महान हो सकता है, ये नेहरू के इस जो बयान था उस बयान से साबित होता है। 1963 से अब तक संसद में ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन ऐसा जवाब कभी किसी पीएम ने नहीं दिया जैसा जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे देश को विश्वास है, भले विपक्ष को अविश्वास हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडिया के 144 सांसदों का समर्थन अविश्वास प्रस्ताव को है। तो क्या हम इन 144 लोगों को इस देश की जनता में से अलग माने, यानी कि 144 लोग जो हैं वो इस देश की 144 जो सांसद हैं उसे इस देश की जनता ने नहीं चुना है? क्या उनके अविश्वास का एक मतलब यह नहीं है कि जिस क्षेत्र की जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसे भी सरकार पर अविश्वास है? अमित शाह किस तरह पूरे देश के विश्वास का दावा कर सकते हैं? मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री ने हाथ जोड़कर दोनों समुदायों से शांति की अपील की। सवाल यह है कि इस अपील से क्या मार काट रुक सकती है? 2021 में म्यांमार में हुए तख्तापलट का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा था कल कि बड़ी संख्या में कुकी शरणार्थी वहां से आए हैं। डेमोग्राफी बदलने का डर बना और उसके बाद अशांति के हालात बने। सवाल यह है कि जब 2 साल से यह हालात मणिपुर में बन रहे थे तो वहां की और केंद्र सरकार की, यानी केंद्र की सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं हुई? क्या यह मोदी सरकार की असफलता नहीं है? विपक्ष ने इसी नाकामी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन मोदी जी उस पर चर्चा की जगह बाकी सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? कई सारे सवाल हैं। मोदी जी जब नॉर्थ ईस्ट पे तब आए जब वॉकआउट कर जाता है। मोदी जी मणिपुर पर तब आए जब राहुल गांधी समेत, सोनिया गांधी समेत, अधीर रंजन चौधरी समेत और गौरव गोगोई जो अविश्वास प्रस्ताव के प्रेषक हैं वो वॉकआउट, उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता वॉकआउट कर जाते हैं। क्या कारण है? आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया हूं और देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास दिन देश के लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से एक खास और भी पहलू है, वो भी यहां रख देना चाहता हूं। फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधे आऊंगा फिर प्रशांत टंडन जी के पास में, इसलिए भी क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त उसका प्रमुख होता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी 5 जजों की पीठ थी पिछले दिनों, 6 महीने पहले की बात है या उससे ज्यादा दिन हो गए, गुजर गए, क्योंकि समय बहुत जल्दी तेजी से बदलता है, आप सब जानते हैं। और वहां इन 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होगी उसमें, उस नियुक्ति में 3 लोगों का पैनल होगा और उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय जो हैं या महोदया वो ठप्पा लगाएंगी, यानी कि नियुक्ति करेंगी। सिफारिश करने वाले जो 3 लोग थे उसमें वो कौन कौन लोग आज की तारीख में भी हैं? सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज की तारीख में चंद्रचूड़, और उसके अलावा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वो, और एक विपक्ष का नेता। अब सीजेआई को वहां से हटाने का, यानी कि जो नियुक्ति होगी अब चुनाव आयुक्त की, नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, उस नियुक्ति में अब उनकी जगह देश का नॉमिनेटेड कोई मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री, यानी कि मोदी जी का कोई सहयोगी होगा और साथ में एक विपक्ष का, अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्षी दल का नेता होगा। अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होगी और यह बिल ऑलरेडी राज्यसभा के पटल पर रख दिया गया है। राज्यसभा से पारित होने के बाद कल इसे लोकसभा से पारित करवा दिया जाएगा और उसके बाद यह कानून बनेगा और यहां सीजेआई दखल नहीं होगी, यानी कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 जो ये 3 में से 2 तो कर ही लेंगे, 2 बनाम 1 अधीर रंजन चौधरी वहां ताली बजाने के लिए हैं। खैर, आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं जरा उससे हटकर के जो मोदी जी का भाषण था और उस भाषण के साथ साथ राहुल गांधी के भाषण का बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया मोदी जी के ऊपर और घबराहट ऐसी
सीधे शब्दों में देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी उनसे ये उम्मीद रहनी चाहिए हम सबको कि एक बोल्ड भाषण होना चाहिए था। जब वॉकआउट विपक्ष, तब प्रधानमंत्री फटाफट मणिपुर पे आते हैं। किस रूप में इसको देखा जाए, और वो भी 2 मिनट के लिए? जी राजीव जी, आज जब मैं अभी मोदी जी का भाषण चल रहा था, उसके बाद एक और घटना वहां हो रही जिसकी जानकारी मुझे नहीं आ पा रही क्योंकि वो चल रही है इस वक्त, कि आमतौर पे लीडर ऑफ द हाउस का यानी प्रधानमंत्री का बयान के बाद वोटिंग हो जाती है। ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कोई एक प्रस्ताव वहां पे शायद लेकर आए इसके बाद, तो वो जानकारी भी थोड़ी देर में आएगी। देखिए, आज मोदी जी का जो भाषण अभी भी चल रहा था, अब शायद खत्म हुआ है, कुंठाओं से भरा हुआ था और बहुत अच्छे संतुलन में प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, राजनीति में बहुत सारी चीजें किनारे रख दी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा की और उस कार्यकाल की चर्चा में राजनीतिक कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक हमले करते करते प्रधानमंत्री ने भारत की वायुसेना और भारत की सेना पर गंभीर आरोप लगाए। एक जो आप कह रहे थे कि वहां कोई प्रस्ताव रख रहे थे संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव यह था कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड किया जाए, यह प्रस्ताव था और यह प्रस्ताव वहां दे दिया गया है। और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, यानी कि सरकार के पक्ष में जो सरकार के पक्ष के लोग बैठे हैं उन्होंने ध्वनि मत से इसे पास कर दिया है। ये 2 बातें यहां हैं महत्वपूर्ण जो रखना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव यहां पर संसदीय कार्य मंत्री ने दिया था। जी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान खड़े हो गए थे और उन्होंने कुछ अपनी बात कहनी चाहिए थी, और ये भी पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को ही आप बाहर निकाल दें और जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो संसदीय दल के नेता हैं वहां पे उनको ही बाहर निकाल दें। लेकिन जो बात मैं राजीव जी कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स और भारतीय सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया या सेना भेजी अकाल तख्त में, किन मजबूरियों में सेना गई थी वहां पे। भिंडरावाला वहां पे था, भिंडरावाला वहां से देश विरोधी जो है वो गतिविधियां चला रहा था, हथियारों के जखीरे वहां पे थे और सेना वहां पे, मुझे याद है कि नंगे पैर सेना वहां गई थी, सेना के अफसर नंगे पैर उन दिनों में दूरदर्शन में दिखता था और सर पे वो स्कार्फ भी पहनते थे और पूरे सम्मान के साथ वहां गए थे। तो प्रधानमंत्री क्या भिंडरावाले को लेजिटिमाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि वो नहीं होना चाहिए था? जी, एयरफोर्स ने मिजोरम पे किन परिस्थितियों में एयरफोर्स ने सॉर्टीज वहां पे ली थी 60 के दशक में, वो उसका आज क्या औचित्य है? और एयरफोर्स पे, अपनी एयरफोर्स पे इन्होंने एक वाक्य इस्तेमाल किया, अगर वो बाइट हो तो निकलवा दीजिएगा जी, कि कांग्रेस ने अपनी एयरफोर्स, कांग्रेस के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, उसका नाम भारतीय वायुसेना है। और बहुत दावे के साथ राजीव जी कह सकता हूं कि कई बार, एक नहीं कई बार हमारे सेना के अफसर, कमांडर्स पॉलिटिकल लीडरशिप की बात 100% नहीं मान लेते हैं। बिल्कुल, मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक रीसेंट उदाहरण इन्हीं की सरकार के हैं कि ऑपरेशन ग्रीन हंट में सेना से मदद मांगी गई थी गनशिप की,
सेना ने और जनरल वीके सिंह ने मना कर दिया था। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल मानिक शॉ, जब बांग्लादेश पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे हमले की बात हुई थी, जनरल मानिक शॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया था कि भी मानसून आएंगे, मानसून पे हम हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सेना के लोग हमेशा से कोई पॉलिटिकल लीडरशिप के गुलाम नहीं है, वो प्रोफेशनल फैसले खुद लेते हैं। तो ये एक मोदी साहब कांग्रेस पे हमला करते करते न जाने कहां चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज वो अच्छे संतुलन में नहीं थे, और एक संतुलन में ना होने की वजह से आप देखिए कि 2.25 घंटे बाद अपोजिशन के वॉकआउट के बाद उन्होंने मणिपुर पे चर्चा करना या बोलना मुनासिब समझा जी। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही ऐसी बात है कि जो बहुत असामान्य है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। इस बीच खबर यही है कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, जांच होने तक सस्पेंड कर दिया गया है अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से। 2.25 घंटे तक जब प्रधानमंत्री बोलते रहे और इधर विपक्ष ये डिमांड करता रहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे तक जब मणिपुर का म तक नहीं बोले तो विपक्ष हार थक करके वॉकआउट कर गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर 2 मिनट बोले, उसके बाद फिर आए 10 मिनट बाद और फिर थोड़ी देर तक बोलते रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वॉकआउट की तस्वीरें, ये बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस बीच बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें जो हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास दिन इस हिसाब से क्योंकि भारत के लोकतंत्र में और उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये देखिए कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, ये तमाम नेता बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं विपक्षी दल के नेता। और जैसे ही विपक्षी दल के नेता बाहर जाते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे आते हैं, थोड़ी खींच दिखाते हैं अपनी कि विपक्षी दल के नेता चले गए। और उसके बाद मणिपुर पे जब आते हैं तो 2 मिनट मणिपुर पे अपनी बात करके और एक विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार जो है, दोनों मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और हम वहां शांति बहाल करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें इफ एंड बट बहुत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी, और बार बार वो रहे थे। अमित भाई ने कल ऐसा बोला, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो कल अपना भाषण दिया है, उस भाषण का जिक्र भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे। तो उस हिसाब से भी यहां कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे रहे। लेकिन पूरा का पूरा भाषण जो था वो कहीं ना कहीं चुनावी भाषण दिखाई दे रहा था। चुनावी न कहें तो जो भाषण हमेशा, जिस ढंग का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर देते रहे हैं, उससे अलग नहीं था। कुछ बातें यहां रिपीट भी हो रही थी, रिपीटेशन था इनके भाषणों में। जरा आना चाहता हूं पहले जयशंकर जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। जो विधायी प्रक्रिया को आप बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और खासकर लोकसभा राज्यसभा का को इतने साल तक आपने कवर किया है, उसके बाद भी, आज भी कवर करते हैं, उसके बाद भी जरा यह समझना चाहता हूं क्या आपने ऐसा भाषण, क्योंकि पूरा भाषण आप सुन रहे थे, ऐसा भाषण आपने पहले सुना था? पहली बात। दूसरी बात यह कि वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री जागते हैं, चेतते हैं कि नहीं मुझे मणिपुर पर बोलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि मणिपुर पर पेशेंस की परीक्षा ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के, या अगर विपक्ष रहता तो नहीं बोलते? मुझे तो आज वो एक अच्छे इंटरटेनर के रूप में नजर आए। हालांकि झुंझलाहट और बौखलाहट उनके चेहरे पे भारी पड़ रही थी, तो लेकिन वो एंटरटेन कर रहे थे बार बार। कभी नारे लगवा रहे थे, कभी कहा उन्होंने तमिलनाडु का कांग्रेस के बारे में नो कॉन्फिडेंस, तो फला राज्य का कांग्रेस के बारे में नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद उनके साथी लोग जो थे वहां बैठे हुए वो लोग भी यही उसी नारे को दोहरा रहे थे। ऐसे कई बार उन्होंने नारे लगाए। अब मुश्किल क्या है कि देखिए उनके साथ सबसे एक अच्छी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कि उनको शर्म हया कुछ आती नहीं है। उसके बेशर्मी के साथ कुछ भी बोलने की वो कुवत रखते हैं। कभी वो सोचते नहीं है कि भाई तमिलनाडु ने कांग्रेस को खारिज कर दिया तो तमिलनाडु ने जनसंघ से लेकर बीजेपी को कब स्वीकार कर लिया। आज जो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जनता का हमारे प्रति विश्वास है, सदन का हमारे प्रति विश्वास है,
भाई जनता का विश्वास किस तरह से आपके साथ है। आज 10 राज्यों में आपकी सरकारें सिमट के रह गई हैं, 14 राज्यों में एनडीए की सरकारें रह गई हैं, दर्जन भर राज्यों में तो जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकारें बन गई हैं। आप लगातार हारते चले जा रहे हैं। कर्नाटक हारे आप, उसके पहले हिमाचल हारे आप, उसके पहले पश्चिम बंगाल हारे। इन सारे राज्यों की जनता जो है आपको लगातार खारिज करते जा रही है, आपके प्रति एक तरह का नो कॉन्फिडेंस कर रही है। अब वो अधीर रंजन चौधरी का मजाक बना रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी बताइए नेता है, तैयारी करके बैठे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। उनके बगल में बैठे हुए राजनाथ सिंह का चेहरा मैं देख रहा था, नितिन गडकरी का चेहरा देख रहा था मैं, उनको क्यों नहीं बोलने दिया भाई? रक्षा मंत्री हैं और जो सबसे अधिक नितिन गडकरी के काम की ही चर्चा होती है, जो कुछ भी होती है, उनको क्यों नहीं बोलने दिया आपने? फिर उन्होंने कहा कि साहब वो काला कपड़ा पहन करके आ गए थे लोग, और बगल में नितिन गडकरी जी काला कपड़ा पहन करके बैठे हुए थे। मतलब कुछ भी उनको दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है, जो मन में आता है अपना वो बोले जाते हैं। इसी तरह कल जैसे था, अब अमित शाह जी का 2 घंटे का भाषण बड़ा ओजस्वी या बहुत तार्किक जैसे कहा जा रहा था। अब उनको पता ही नहीं है कि जो कलावती जो थी वो बुंदेलखंड की है या विदर्भ की है, महाराष्ट्र में विदर्भ यवतमाल की है। वो बोल रहे थे बुंदेलखंड की बहन कलावती के घर गए थे और ये हुआ था, उसके बाद उन्होंने उसकी खोज खबर नहीं ली। आज उसके बाइट आ गए कलावती के, कहा कि भाई मेरे लिए तो राहुल गांधी के अलावा किसी और ने कुछ कहा नहीं, किया नहीं। अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने वहां उनके घर में गैस पहुंचाई, हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाई, मकान बनवाया। वो कहा सब झूठ है, सिर्फ राहुल गांधी ने किया था। तो जब गृह मंत्री हमारे देश के इस तरह से बोल रहे हैं, इसी तरह से मैं सोच रहा था कि देखिए मणिपुर के नाम पर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो कम से कम मणिपुर के जो 2 सांसद हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप ही के गठबंधन के हैं, उनको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन उनसे आप उनको बोलने नहीं दिया। एक मिजो थे, मिजो नेशनल फ्रंट के सांसद थे, वो बार बार उचक रहे थे बोलने के लिए, उनको चुप करा दिया गया, उनको बैठा दिया गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। आज नतीजा क्या हुआ कि मिजो नेशनल फ्रंट के जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, जोरामथंगा, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नो कॉन्फिडेंस वोट के पक्ष में मतदान करेगी। जी बिल्कुल, ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है। तो अब ये सब चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखती नहीं है, वो वाक्यजाल बुनते हैं और वाक्यजाल बुनने में क्या क्या बोलते चले जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं लगता है। अब वो बार बार जैसे वो कह रहे थे कि क्विट इंडिया, करप्शन क्विट इंडिया। आज ही की तारीख में हमको जो खबर मिली है, मीडिया में भी आई, अखबार में भी आया है, सीएजी की रिपोर्ट आई है कि साहब जो आयुष्मान भारत योजना है केंद्र सरकार की, उसमें 7.5 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो एक मोबाइल नंबर से हुआ है। वो मोबाइल नंबर भी दिया है सीएजी ने। तो ये बड़ा भारी घोटाला तो आपके सामने है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करेंगे, अजीत पवार को साथ में रखेंगे, नारायण राणे से भाषण करवाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करेंगे आप। तो मतलब इतनी सारी विडंबनाएं हैं, इतनी सारे अंतर्विरोध हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वो बेलौस बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं, उसमें उनको कोई चिंता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं जयशंकर जी, आता हूं। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया था, उस भाषण का कितना असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था, वो आप आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कल कहा क्या था? जरा रावण को लेकर के यहां चर्चा कर रहे थे, हनुमान को लेकर के चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार रिकैप कर लेते, जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने भाषण में कहा क्या था, जिसको लेकर के, हालांकि राहुल गांधी के भाषण के कई शब्दों को, हिस्सों को एक्सपंज किया गया है, और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी को ज्यादा नहीं दिखाया गया। 15 मिनट के मणिपुर पे जो राहुल गांधी का भाषण था, उसमें से राहुल गांधी को टीवी पर मात्र 4 मिनट दिखाया गया, और टोटल राहुल गांधी के 37 मिनट के भाषण में सिर्फ उनको 14 मिनट टेलीविजन पर दिखाया गया। तो ये तमाम बातें थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या था, जरा सुन लेते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को
हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या। तो रावण को अहंकार ने मारा था, पूरे देश में कैरोसिन छिड़क रहे हो, ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी कल कह रहे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उसी तैयारी में आए हुए थे कि यहां उसका जवाब दें। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, आज के भाषण को, कल राहुल गांधी का छोटा भाषण, लेकिन उस भाषण का कितना असर आज इधर मोदी जी पे आप देखते हैं, जरा आपका नजरिया इस पे। राजीव जी, कोशिश की मोदी जी ने कि मनोरंजक बोले, थोड़ा मनोरंजन करे, लेकिन वो खुद भटक गए कि वो क्या कहना चाहते। इतना उबाऊ, इतना बेसिर पैर का गैर संदर्भ वाला भाषण कभी किसी प्रधानमंत्री ने दिया हो मुझे पता नहीं। जिन मुद्दों पर अपेक्षा थी कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे उन पे वे बोले नहीं। मणिपुर की हिंसा पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इस पर नहीं बोले। भ्रष्टाचारियों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन कहां है, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उस बारे में कुछ नहीं बताया। परिवारवाद की बातें की, फिर ये नहीं बताया कि अजित पवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों महत्व मिला, पार्टी ने क्यों जान दी। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, केवल वही पुराने डायलॉग बोले। और ईडी, सीबीआई समेत सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की जो उनसे अपेक्षा थी। उन्होंने अपनी कथित कामयाबियों को बताया कि बैंकिंग में यह हुआ। अरे बैंकों का विलय हो गया तो उनका कारोबार तो बढ़ना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर बैंकों का विलय हो रहा है और कई बैंकें मिला के एक बैंक बनाई जा रही, तो जाहिर है कि उन्हें तो बड़ा होना ही है, उनका कारोबार तो बढ़ना ही है, डबल होना ही है। LIC के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, झूठा प्रचार था। HAL के बारे में उन्होंने कहा झूठा प्रचार था। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि अनिल अंबानी की रिलायंस को ठेका दिया गया था? ये सारी बातें वे गोल कर गए और काफी हद तक उन्होंने चुनावी भाषण दिया। उन्हें लगा कि वे मन की बात कर रहे हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि प्रधानमंत्री कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्ष के लिए भी उन्होंने अच्छी बात नहीं, और आत्मश्लाघा एक शब्द है, उसका इस्तेमाल उन्होंने बार बार कहा। मोदी को कब्र में भेजना चाहते हैं, मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। अरे कौन खोदना चाहता है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कौन ऐसी बात सोचेगा। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहन के आए तो शुभ हो गया, जिन चीजों की बुराई की विपक्ष ने तो उससे भला हो गया। अरे भाई, जो लोगों ने की तो उसका भला का बताइए। और आज भी वो यही कहते हैं कि सब चीजों के लिए जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं। 1960 में ये हुआ था, 1961 में ये हुआ था, 1962 में हुआ था। तो अपने बारे में भी कुछ बताते कि क्या हुआ। जैसा अभी जयशंकर जी ने बताया कि इन चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों में क्या गति हो गई बीजेपी की, किस तरह देश में आग लगाई जा रही है, इस बारे में वे कुछ कहते नहीं है। और वही बातें दोहराते हैं जो उनको कहना है, चुनावी सभाओं जैसी बातें हर बार करते हैं। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने फिर वही ढोल बजाया, 30 बड़ी इकोनॉमी होगी। अरे प्रति व्यक्ति आय कितनी है देश की, ये बताइए। तीसरी बड़ी इकोनॉमी क्या है? एक घर में 20 सदस्य हैं और एक घर में 2 सदस्य। 20 सदस्यों वाले घर में हर आदमी 2000 कमाता है, 2 सदस्यों वाले घर में हर आदमी 20,000 कमाता है। आप कहोगे देखिए हम तो उसके बराबर हो गए। तो जब आपके घर में 140 है तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बताइए, वो बताएंगे नहीं। और वही बातें चुनावी भाषण, उन्हें लगता है कि चुनाव का लाभ ले लूं, चुनावी भाषण दे दूं, ताकि लोगों को लगे कि मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं, हमारी सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही। और उसके पहले उन्होंने वैक्सीन की बात भी की, कांग्रेस के लिए मजाक बनाया कि नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। अरे भाई, वोटों का प्रतिशत देखिए, नो कॉन्फिडेंस की बात तो छोड़िए। लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, इस बारे में बताएं। 9 राज्यों में 9 साल में 9 राज्यों में हमने सरकार गिराई,
गलत तरीकों से गिराई, इस बारे में नहीं बोलेंगे, ईडी के बारे में नहीं बोलेंगे। और आज जो प्रस्ताव रखा गया है चुनाव आयोग की नियुक्ति का, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, उसमें प्रधानमंत्री के पैनल नहीं किया है। तो ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने वे बातें कही जो उनके लिए माफिक थी, चुनाव में उनके लिए फायदेमंद हो सकती थी, और उन्होंने आज के इस मौके को अपनी चुनावी सभा के रूप में या मन की बात के रूप में कहने की कोशिश की। इतना लंबा उबाऊ भाषण, मैं अभी आपके सामने बैठा हूं राजीव जी, तो मैं सिरदर्द की गोली खा के बैठा हूं, क्योंकि उनका भाषण सुनते सुनते मेरे सिर में दर्द होने लगा। लगता पता नहीं कितने लोगों को कोई नई बात नहीं है, वही बातें वही बातें वही बातें। आपको लगता है अब बात ही, लेकिन फिर वो कोई पुरानी बात, और जो बात कहना चाहते हैं, जो बात लोगों को जाननी है, उसके बारे में वो कोई बात नहीं कहते। यही प्रधानमंत्री मोदी की वाक कला है। राजीव जी। जी प्रकाश जी, थोड़ा आप आराम कीजिए, आपका सिर दर्द हो रहा है और उस उबाऊ भाषण से। और उसी भाषण पे दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पे एक हमला करने की कोशिश, और लगातार विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर जब 1.25 घंटे तक चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, तो विपक्ष हार थक कर चला जाता है, वॉकआउट करता है। ये अपने आप में आप जानते हैं कि संसद की जो प्रणाली है, और उसमें भी अगर इतने उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भाषण दे रहा हो और वहां पर अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाए तो कहीं ना कहीं बेइज्जती फील होती है, ये तय मानिए। और वो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये फील होती है। वो फीलिंग जो है वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे साफ साफ देखा पढ़ा जा सकता था जब वो विपक्ष जा रहा था, और उसके बाद आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे आ गए। एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आपने इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा की है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं, आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं। विपक्षी दल एक चीज पर जुटे भी तो अपने कट्टर दुश्मन के साथ जुटे। फील्डिंग विपक्ष ने सेट की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे, विपक्ष नो बॉल करता रहा। प्रेम कुमार जी, ये दरबारी कौन है? राजीव जी, मुझे इस बात में थोड़ी सच्चाई भी लगती है। सच्चाई क्या लगती है कि हर समय कल भी जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो कई जगह पैनल पर बैलेंस होता है कि 2 लोग इधर से बोलते हैं, 2 लोग उधर से बोलते हैं। मैं अकेला हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोगों ने समय देखते हुए रूप बदल लिया। उनको लगने लगा कि अमित शाह ने बहुत अच्छा भाषण दिया और राहुल गांधी को कुछ और अच्छा बोलना चाहिए था। तो ऐसे कई लोग मिले हैं जो वाकई निराश हुए, जिनको बात समझ में नहीं आई। तो वैसे लोगों का ही उदाहरण वो दे रहे होंगे, उसको वो दरबारी भी कह रहे होंगे। कल तक हो सकता है सुना होगा कि वो कुछ और बोल रहे थे, उस दिन और कुछ बोल रहे थे। ये मैं अपनी ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि ऐसा है। लेकिन वास्तव में जिन्होंने अमित शाह जी की पूरे भाषण को सुना, उनकी कमियों को समझा, उनके झूठ को पकड़ा और ये आकलन किया कि अमित शाह जी का भाषण क्या है। मैंने आज सुबह से एक आकलन रखा था कि अमित शाह जी ने अगर 2 घंटा 3 मिनट भाषण दिया है तो नरेंद्र मोदी जी उससे ज्यादा भाषण देंगे, उससे छोटा भाषण नहीं देंगे। ये मेरा आकलन था और ओपन था, वो सही हुआ। 2 घंटा 13 मिनट भाषण दिया। मेरा और भी आकलन था कि आपके साथ भी पहले भी हमने कहा कि मणिपुर पर नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री, ये भी था। वो आंशिक रूप से सच हुआ। कारण यह कि मणिपुर पर उन्होंने बोला तो, मगर मणिपुर पर जो जवाब देना था रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उन सब चीजों से वो कन्नी काट गए और सिर्फ मणिपुर का की बात उन्होंने अमित शाह जी के भाषण के संदर्भ में कुछ बातें कही। ये सारी बातें तो अमित शाह बोल गए हैं। तो मेरा ये आकलन था कि अमित शाह जी ने जो पूरी बात कह दी है, तो अब ये नरेंद्र मोदी जी एस्केपिंग रूट पकड़ चुके हैं, वो मणिपुर पर नहीं बोलेंगे और वो बात सही साबित हुई। तो देश मणिपुर पर बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा रख रहा था। और मणिपुर पर बोलने के मायने क्या है? मणिपुर पर बोलने का मतलब है
कि मणिपुर में सतत हिंसा क्यों चल रही है, ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, भाई आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, मारे गए लोगों के प्रति संवेदना के शब्द क्यों प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए क्यों नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना क्यों नहीं प्रकट की, मुआवजा का ऐलान क्यों नहीं हुआ, ये सारे सवाल थे जिसका जवाब नहीं मिला। इसके अलावा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के बयान को मैं कंपेयर करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी ने कहा था कि जो मणिपुर में हुआ उसके अगले ही दिन हमने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, भाई सलाहकार नियुक्त कर दिए थे, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए थे। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, और मैं पहले से कहता रहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला कतई नहीं है। गृह मंत्री जी ने उसकी पुष्टि की कि ये कानून व्यवस्था का मामला था भी, तो वो फेल हो गया कानून व्यवस्था, हमने अर्धसैनिक बल लगा करके ये बड़ा मामला था, इसको हमने अपने हाथ में ले लिया। यानी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री जी की बात को सरासर गलत ठहरा दिया। इसके बाद जब सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया तो उसके बाद जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं में से सिर्फ एक वीडियो की सैंपलिंग जो सामने आई, उसके बाद उस घटना की जो विभत्स है, बर्बरता है, उसका स्वरूप सामने आया। तब इसके बाद क्या हुआ, तब प्रधानमंत्री जी अचानक गुस्से में आए, क्रोध हुआ, ये सब दिखा 36 सेकंड में। और आज जब वो बोल रहे हैं सदन में, तो उस गुस्से के बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन है मणिपुर के लिए। मणिपुर में केवल शांति का सूरज लौटेगा बोल देने से क्या शांति का सूरज लौटेगा, यही तो बात उन्होंने लास्ट में कही है। तो मणिपुर में शांति, जरा सुन लेते हैं प्रेम कुमार जी, जरा सुन लेते हैं मणिपुर पर मोदी जी ने कहा क्या है, जरा सुन लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा ये मामला जो है मणिपुर को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर बोला क्या, जरा सुनिए। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपने सदन के अंदर सुन लिया, और यही बात पहले से कह रहा था। लेकिन क्या ये जो बात है जो प्रधानमंत्री जी यहां कह रहे हैं कि मणिपुर फिर एक बार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, हम सब मिलकर, कोई यहां है या नहीं है, यानी कि जो वॉकआउट कर गए हैं उनके साथ मिलकर मणिपुर में और जो चुनौती है उसका समाधान करेंगे और मणिपुर को फिर से पटरी पर लाएंगे। डबल इंजन की सरकार, अमलेंदु उपाध्याय जी, डबल इंजन की सरकार, और विपक्ष का पहले से है, विपक्ष पहले से कह रहा है कि आप चाहिए, आप देखिए जितने भाषण विपक्षी दलों के नेताओं के भाषण सुनिए सदन के अंदर, तो विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आप एक कमेटी बनाइए और सर्वदलीय कमेटी, और हम जाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष साथ देने के लिए तैयार है। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी खुद गए थे वहां, उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता वहां गए, उससे पहले और भी कई
लोग के स्वतंत्र रूप से गए, उसके अलावा कुछ एनजीओ के लोग भी गए, तो सब तो वहां गए ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्यों रही, यही तो सवाल था। यही सवाल देश पूछ रहा था। लेकिन आज कह रहे हैं कि मणिपुर के मामले पर पूरा देश एक साथ है। जी, आप क्यों अलग हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना, और यही सवाल तो पूछा जा रहा था। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश मणिपुर के साथ है, लेकिन उसमें से प्रधानमंत्री को माइनस कर दीजिए, ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे माइनस कर दो, बाकी पूरा देश मणिपुर के साथ है। वरना प्रधानमंत्री को 100 दिन नहीं लग जाते, वो भी अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जो है, और उसमें भी आप तीसरे दिन आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, और जब आपको जवाब देना आपकी संवैधानिक मजबूरी है तब आप आ रहे हैं, और तब आकर जब विपक्ष चला जाता है तब आप आकर के मणिपुर की बात करते हैं। 1.5 घंटा जो है आप इधर उधर की बातों में बर्बाद करते हैं, और जो अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था और जो वायदे आपने किए थे या जो आपने जो काम किए उसका ही आप लीफलेट लेकर के आते हो, आप उसको पढ़ना जारी रखते हैं कुल मिलाकर के। तो ये प्रधानमंत्री का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेल्योर था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कल के भाषण का प्रधानमंत्री के ऊपर जबरदस्त असर हुआ, और प्रधानमंत्री उस से उबर ही नहीं पाए जो राहुल गांधी के आक्रमण थे। और वो इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर असर हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो लगता है कि काफी हद तक सच थी। प्रधानमंत्री का अंतर्मन जो था वो ये स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी इतना सच बोल कैसे गए, वो सदन के बीच हो गए, जबकि सारा देश जो था वो राहुल गांधी को सुन रहा था इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री के पास उन सवालों के चूंकि कोई जवाब नहीं थे, और इसलिए प्रधानमंत्री ने उन सवालों को कोई जवाब दिए भी नहीं, मतलब थे भी नहीं दिए भी नहीं, दोनों बातें थी। अगर होते तो प्रधानमंत्री उन सवालों के जवाब निश्चित तौर पे देते, उनका जो चिर परिचित अंदाज है उस अंदाज में देते। लेकिन प्रधानमंत्री जो थे बिल्कुल उन मुद्दों पे खामोश रहे और किसी भी तरीके से विपक्ष के उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब पूरा देश साथ है, ये सदन जो है वो साथ है मिलकर के जो यहाँ है और चले गए। अरे भाई, गौरव गोगोई ने जब रखा था अपना अविश्वास प्रस्ताव, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप बनाइए कमेटी और हम सब चलने को तैयार हैं, आप भी चलिए हम भी चले, विपक्ष भी चले और सत्ता पक्ष भी चले। यही तो बात कही गई थी, और यही कहा गया था कि भाई चूंकि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार अपनी बात रख नहीं रही है, और प्रधानमंत्री मणिपुर को कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और परिस्थितियां वहां की बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, इसलिए विपक्ष मजबूर हुआ है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आने के लिए। तो जाहिर सी बात है ये सब थी। अब जिस तरीके से अमित शाह जी ने कल बातें की राजीव जी, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री भी उन्हीं बातों को आकर के सदन में दोहराए तो अमित शाह जी का भी समय खराब करना है। प्रधानमंत्री ने अपना समय खराब किया, चूंकि वो 17 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 2 घंटे तो आज यहाँ वो भाषण दे गए उन 17 घंटे में से। अब 15 घंटे पता नहीं उन्होंने काम क्या किया क्या नहीं किया। तो ये समय की बर्बादी थी, देश की भी समय की बर्बादी थी। अगर आपको यही सब बातें करनी थी आप अपनी मन की बात में कर सकते थे ये सारी बातें, सदन का समय खराब करने की सबकी क्या आवश्यकता थी कुल मिलाकर के। तो ये है। दूसरी बात राजीव जी की जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही उसमें, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के जो बातें कही। मेरे सामने राजीव जी 2 खबरें हैं। लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा आई शायद 2008 में, और उसका पृष्ठ नंबर 430 का हवाला देते हुए एक खबर मेरे सामने रखी हुई है। अकाली दल के नेता हुआ करते थे उस समय सुखदेव सिंह ढींसा, उनका बयान है, उनका ये किसी हाल में आडवाणी जी की बात स्वीकार्य नहीं है। और आडवाणी जी ने उसमें लिखा है बाकायदा साहब कि उन्होंने जो था वो एक तरीके से कहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए इंदिरा गांधी को मजबूर किया, मतलब ये उनका जन आंदोलन था। ये शब्द किए हैं उन्होंने इस्तेमाल। और याद होगा जयशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे शायद ध्यान पड़ता हम लोग छोटे छोटे थे सन 82 के आखिर में या सन 83 के शुरू में, बैलगाड़ी पर बैठ करके अटल जी और आडवाणी जी दोनों ने दिल्ली में रैली निकाली थी पंजाब में सेना भेजने की मांग को लेकर के जी। ये फैक्ट्स है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2014 में उनका बयान है कि आडवाणी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को समर्थन किया था। प्रधानमंत्री जवाब दिलवाए कैप्टन अमरिंदर सिंह से अगर यही बात है तो। बहरहाल को मिला के चूंकि प्रधानमंत्री को बोलने का समय था और विपक्ष भी जा चुका था, तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं चूंकि उनके पास समय है सब कुछ। और देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, रिकॉर्ड है उनके नाम सबसे ज्यादा बोलने के, तो कुछ भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, तो कुछ भी बोल के चले गए हैं। जी बहुत सारी बातें यहाँ पर जिसके जो सच्चाई की तह में अगर जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ आंकड़ों के आधार पर, बहुत कुछ तथ्यों के आधार पर असत्य पाया जाएगा, यानी कि गलत पाया जाएगा। और वो बातें कई बार यहाँ होती रही हैं। और चाहे कल के भाषण हो, अमित शाह जी के भाषण जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे जयशंकर जी, और जिसमें कलावती के बारे में उन्होंने कहा कि कलावती जो है एक महिला और वो बुंदेलखंड की हैं, और जबकि वो
महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया की हैं। उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी कर्ज के बोझ के कारण। 2005 की घटना। 2008 में राहुल गांधी मिलते हैं। उसके बाद राहुल गांधी उनको 3,000 रुपये उसी समय देते हैं, 3 लाख रुपए देते हैं, फिर 30 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उनका जीवन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आज वो टैक्स पेयर भी हैं, टैक्स पे करती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो मजदूरी वाला काम है, कृषक मजदूर की जो भूमिका उनकी है, वो आज भी निभाती हैं। ये कलावती, इस पर लेकर के जो दावे प्रतिदावे तो नहीं, दावे जो कर रहे थे अमित शाह, वो आप लोगों ने कल सुन लिया था। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और किन किन का जिक्र करें, किस बारे में जिक्र ना करें। आना चाहता हूं एक बार प्रशांत टंडन जी आपके पास। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये क्या पहली बार हो रहा है, आप लोग बताएंगे, या ऐसा पहले भी हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष सस्पेंड हो गया है, नेता प्रतिपक्ष को ही सस्पेंड कर दिया गया है। और किस लिए किया गया है ये अभी मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। अभी टीम को मैंने बोला है कि जब पता करके बताएं कि नीरव मोदी से तुलना कर दी थी इन्होंने, मोदी जी की तुलना शायद उसी मसले पे है, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद कह रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं। क्योंकि जब अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया और नीरव मोदी की तुलना उन्हीं के समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कह दिया था। तो हो सकता है कि, और इसमें कहा गया है कि जांच के बाद ही उनका सस्पेंशन टूटेगा, खत्म होगा, यानी जब तक जांच चलेगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। तो विपक्ष का नेता सदन से सस्पेंड है। प्रशांत जी, देखिए, वहां पे मोदी सरनेम पे कहने पर कोई मुकदमा नहीं होता है, क्योंकि संसद के अंदर प्रोटेक्शन होता है डिफेमेशन का। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का वजह जो भी निकाली जाए, मुझे लगता है कि जो अभी रीजन हुआ है, कारण कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया, और अगर विपक्ष वॉकआउट नहीं करता तो मुझे शुभा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर का नाम भी लेते। विपक्ष जब उठ के खड़ा हो गया, जब दरवाजे तक वो पहुंचने लगे और काफी लोग बाहर निकल गए, तब उन्होंने मणिपुर के बारे में बोलना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से अधीर रंजन चौधरी के ऊपर जो गुस्सा फूटा है, उसका एक कारण ये भी है कि आपने मजबूर किया हमको मणिपुर पे बोलने को, क्योंकि लगभग 2.25 घंटे तक मोदी जी बोल चुके थे। 2.25 घंटे तक अगर आपने विपक्ष का जो है वो मणिपुर का नाम नहीं लिया तो बड़ा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि देखिए, आज वो जो इस तरीके के भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, संसद में भी इस तरीके के कई भाषण दे चुके हैं और हर बार नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं, लेकिन आज उनका संतुलन कुछ डगमगाया हुआ था और इसीलिए वो सुरक्षा अपनी सेनाओं के वायुसेना पे, अपनी सेना पे उन्होंने राजनीति कर दी। दूसरी चीज की, जो चुनाव आयोग की आपने बात की, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे ही हमला बोल दिया है जी। संसद की मर्यादा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख ही ली कि पहली बार हुआ, राजीव जी, मैंने इतने बार नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा, आप लोग भी रहे, जयशंकर जी भी रहे, संसद में नारेबाजी किसी ने नहीं लगवाई है। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये समर्थक नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको चुन के लोगों ने भेजा है। ये वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं आपकी, कि आप उनके, और 3-4 बार विपक्ष और स्पीकर ने कहा भी कि नारेबाजी नहीं चलेगी, ना इस पक्ष की ना उस पक्ष की जी, वो भी आपके इसके रिकॉर्ड में होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद नारे लगवा रहे हैं, ये भी पहली बार हमने देखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संतुलन आज कुछ बिगड़ा हुआ था उनका। दूसरा कि चुनाव आयोग के मामले पे देखिए, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला की बात है। 2 लोकतांत्रिक संस्थाओं पे एक साथ हमला बोला है, निर्वाचन आयोग पे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे जी।
और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो अपने आदमी इलेक्शन कमीशन में क्यों बैठाना चाहते हैं मोदी जी? निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन आयोग से क्या दिक्कत है? ये नियत का सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। ये कौन सी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पसंद अफसरों को चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं और उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस का दखल नहीं चाहते हैं। और अब वहां पे नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी एक केवल सिंबल के तौर पर रह गई, प्रतीकात्मक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी तो हमेशा से सरकार की होगी। एक मंत्री है प्रधानमंत्री, उन्हीं का मंत्री, तो नेता प्रतिपक्ष की वहां पे उस कोरम में मौजूदगी जो है वो एक प्रतीक है कि हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मुझे बड़ा ये इसमें एक अचरज हो रहा है कि क्या इनके दिमाग में आ रहा है कि इनको अपने लोग इलेक्शन कमीशन में बैठाने हैं सुप्रीम कोर्ट के जब चुनाव नजदीक कुछ महीने ही बाकी है तब। और दूसरे की देखिए लगभग पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पे दिया है जी। आप प्रतिशत अगर बाद में निकाल लेंगे, मेरा अंदाज है कि लगभग 60 से 70% तक भाषण उनका कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनावी भाषण नहीं था, ये कुंठित भाषण था, कुंठाओं से भरा हुआ भाषण था और एक घबराए हुए व्यक्ति का भाषण था जिसके पास एक मंच है। तो इसलिए मैं इस भाषण को बहुत दूरगामी भाषण नहीं मान रहा हूं, लेकिन हाँ ये भी लोकसभा के रिकॉर्ड में गया है, इतिहास के लोग देखेंगे, अब भविष्य के इतिहासकार देखें। और मुझे नहीं लगता राजीव जी कि इस भाषण का मोदी साहब के समर्थकों के ऊपर बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा या उनका समर्थन बड़ा उद्वेलित हो जाएगा या उनको कुछ नए लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाएगा या वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मोदी साहब इशारा करें दरबारी, तो वो दरबारी इधर भी हैं, वो जो मास्टर स्ट्रोक लिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जो मास्टर स्ट्रोक लिखने वाले लोग हैं वो इस भाषण को भी मास्टर स्ट्रोक लिख पाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी को जैसा मेरा अनुमान था कि वही जो उनका भाषण था, उस भाषण में उन्होंने नीरव मोदी से तुलना करना, धृतराष्ट्र की तरह नीरव मोदी, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी जिसको लेकर के ये नागवार गुजरी ये बातें और अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो सस्पेंड हो गए हैं। जब तक जांच चलेगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। कल सदन का आखिरी दिन है, मानसून सत्र का आखिरी दिन है और इसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तो अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो वापस आएंगे सदन में। मतलब उनकी उपस्थिति हो सकता है कि अगले सत्र में जो विंटर सेशन होगा उसमें हम देखेंगे। आना चाहता हूं एक बार फिर से जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उसमें क्या सही तथ्य हैं, क्या गलत तथ्य हैं, इस पे तो खूब चर्चा होगी और कई बार चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन आज जो कुछ इसके मणिपुर को लेकर के ये चर्चा रखी गई थी, अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, विपक्ष को फाइनली वॉकआउट करना पड़ा। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो भाषण दिए गए उस भाषण में कई ऐसे भाषण थे जो लाजवाब थे। इसलिए लाजवाब कहे जा सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल टू द पॉइंटेड, देश में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, उन मसलों को बहुत नजदीकी से उजागर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऐसी ही अपेक्षा की गई थी, उम्मीद थी कि वो उन तमाम मसलों को अपने 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में लेकर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कह रहे हैं कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं और संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं, ऐसी तमाम बातें कह रहे हैं। जहां यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया गया
ऐसी बातें अगर कर रहे हैं तो ये और इंडिया का जो नाम आजकल ये लोग लेते हैं, घमंडिया घमंडिया कह रहे थे, तो बहुत सारी बातें हो रही थी। जरा क्या आपको लगता है, क्या पूरी तैयारी जो थी, और जैसा अभी प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि अगर विपक्ष यहां रहता तो शायद मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते, आपको भी लगता है ऐसा क्या कि विपक्ष अगर होता, मौजूद होता, तो शायद प्रधानमंत्री मणिपुर पर जितना बोले हैं शायद उतना भी नहीं बोलते, कम बोलते, क्योंकि शायद अंत बोलते, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों में कहीं ये उजागर हो रहा है क्या? आप तो सुने पूरा भाषण, ये उजागर हो रहा है क्या कि वहां के मसले को लेकर के सरकार गंभीर है? क्योंकि इसलिए गंभीर है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कह रहा हूं, कल राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर सरकार चाह लें, आप चाह लें तो एक दिन में भारतीय सेना वहां शांति स्थापित कर देगी। ये बात, इस बात पर कहीं भी अपना जवाब देते हुए न गृह मंत्री दिखाई दिए, सुनाई पड़े, और न ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे देखा जाए, एक गंभीर मामला है। नहीं देखिए राजीव जी, अभी उनके पास बोलने के लिए है क्या? असल बात तो यह है कि मणिपुर को क्या बोले? क्या ये बोले कि भाई गृह मंत्री हमारे गए थे वहां, 3 दिन रहे वहां और सारा कुछ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, सिक्योरिटी एडवाइजर गए, सारा मुख्यमंत्री के साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां शांति नहीं लौट पा रही है? क्या ये कहें वो कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमने वहां पे पुलिस और असम राइफल के बीच में ही लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दिया? ये बात या कहेंगे क्या? वो कहेंगे क्या कि इसकी लपटें जो है मिजोरम में भी जाके फैल गई हैं, हम नाकाबिल रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री तो नाकाबिल था ही, हम खुद भी नाकाबिल साबित हुए हैं? ये बात तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, सबसे हास्यास्पद चीजें जो हो रही हैं अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब गृहमंत्री का ये जवाब कि मुख्यमंत्री वहां बदला जाता है जो कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब कोऑपरेट करता रहे, निकम्मा रहे, नालायक रहे, पूरे राज्य को हिंसा की आग में झोंक दे, वो मंजूर है, वो रहना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कोऑपरेट करता है। हम दोनों मिलकर के ऐसा कोऑपरेशन कर रहे हैं कि आज मैतेई और कुकी जो हैं वहां के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए जी। आंसू पोंछने की बात नहीं भाई, सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री को पहले ही चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी कि साहब हम चलेंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे, वहां के लोगों को बुलाएंगे, मैतेई समाज के लोगों को भी बुलाएंगे और कुकी लोगों को भी बुलाएंगे। अब क्या क्या उसके बातें कही गई है, आप कल्पना कर सकते हैं? कोई कह रहा है कि साहब राजस्थान में भी ऐसा हुआ, कोई कह रहा था बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। क्या बंगाल में 3 महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र नंगा करके घुमाया गया, उनके जिस्म से छेड़छाड़ की गई, नोचा गया, खसोटा गया, उनके टांगों में उंगलियां की गई? ऐसा राजस्थान में हुआ है, ऐसा पश्चिम बंगाल में हुआ है। और फिर राजस्थान या पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में वहां की राज्य सरकारों ने क्या किया? तत्काल कार्रवाई हुई, तत्काल गिरफ्तारियां हुई। मणिपुर के मामले में क्या हुआ? 75 दिन तक, जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, एफआईआर तो हो गया था, 18 मई को ही हो गया था, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी, एक्शन तो कुछ भी नहीं हुआ था। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन तब राजस्थान में हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ तो पश्चिम बंगाल में हुआ तो उस पर क्यों नहीं प्रतिनिधिमंडल लेकर गए, बिहार में हुआ तो वहां क्यों नहीं लेकर गए? और देखिए दूसरी बात है, मतलब आने वाले दिन कितने खतरनाक हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से राज्यसभा में संजय सिंह का निलंबन हुआ, उसके बाद डेरेक ओब्रायन का हुआ, लेकिन हालांकि उस पर अमल नहीं हुआ। यहां लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के जो नेता हैं लोकसभा में, अभी विपक्ष के नेता का दर्जा उनको शायद नहीं मिला होगा, लेकिन कांग्रेस के नेता है वो, उनको जिस तरह से निलंबित किया गया, क्यों किया गया? कि उन्होंने नीरव मोदी का नाम लिया। भाई इसी तरह का नाम तो जब चर्चा हो रही थी, हमारे एक सांसद जो भाजपा के हैं उन्होंने न्यूज क्लिक का नाम लिया, उसमें उन्होंने कहा कि वो 2 पत्रकारों के भी नाम लिए। वो पत्रकार तो वहां मौजूद होकर जवाब नहीं दे सकते थे, क्यों उनका नाम लिया आपने? आज जब गिरधारी यादव जनता दल यू के अपने भाषण में आरएसएस का नाम ले रहे थे, तो
सभापति महोदय जो उसमें राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। और जब उन्होंने कहा कि साहब तेलंगाना के जो भाजपा के सांसद हैं संजय बंटी, वो भी तो आरएसएस का नाम ले रहे थे, तो क्या कहा गया? वो तो आरएसएस के पक्ष में बोल रहे थे। मतलब आरएसएस के पक्ष में बोलिए तो ठीक है, आरएसएस के खिलाफ बोलिए कि जाति जनगणना बिहार में नहीं होने देना चाहते हैं लोग, या देश भर में नहीं होना देना चाहती है आरएसएस या बीजेपी, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें, मतलब सीधी सी बात है कि असहमति को अब इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले सत्रों में हमको लग रहा है कोई भी थोड़ा कुछ खुल करके बोलेगा तो उसको या तो निलंबित कर दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। आज तक ये तो संयोग से विपक्ष के लोगों की भी बलिहारी है, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया इस पर। 4 साल हो गए, लोकसभा का उपाध्यक्ष अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? किसी विपक्ष के सांसद ने भी नहीं पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा का उपाध्यक्ष ही किसी को बना लीजिए, आप नहीं किसी आदमी को बना लीजिए। क्यों नहीं हुआ? संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम, देखिए मोदी जी उस शासन प्रक्रिया के समर्थक हैं, या उसके मतलब क्या कहा जाए, पुरोधा कर सकते हैं, जो कमिटेड जुडिशरी चाहता है, जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहता है, जो कमिटेड मीडिया चाहता है, जो कमिटेड जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग है चाहे जो भी है, वो कमिटेड होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए, ये चाहते हैं। और इसीलिए आप सोचिए, जिस ढंग से दिल्ली में सेवा विधेयक को पास कराया गया, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली के मामले में चुनी हुई सरकार के पास अधिकार ज्यादा होने चाहिए। उसको रद्द करके उन्होंने विधेयक लाके पास किया। चुनाव आयोग के मामले में कि तटस्थ दिखाई दे, स्वायत्त शासी संस्था है चुनाव आयोग, उसकी तटस्थता, उसकी निष्पक्षता दिखाई दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों की बेंच ने व्यवस्था की थी कि साहब प्रधानमंत्री रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और विपक्ष के नेता रहेंगे। अब विपक्ष के नेता के कह करके हो सकता है कह देंगे कि साहब विपक्ष का नेता तो कोई है ही नहीं है, तो हम किसको बुलाएंगे? हालांकि तब वो राज्यसभा के विपक्ष के नेता को बुला सकते हैं, लेकिन अब वो खत्म करके अब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे और एक विपक्ष के नेता हो जाएंगे। 2-1 के बहुमत से जो चाहेंगे प्रधानमंत्री जी अपना, या सरकार जो चाहेगी वो करवा लेगी। तो सीधी सी बात है, अब विपक्ष के, देखिए ये सबसे बड़ी बात रही है राजीव जी, इस 3 दिनों की बहस में विपक्ष की सबसे बड़ी जो कामयाबी रही है कि आज तक कभी इतने नेताओं को एक साथ इतने विषयों पर बोलने का मौका नहीं मिला, जिसको टीवी ने भी दिखाया, टीवी चैनलों ने मजबूरी में भी दिखाया। संसद टीवी तो दिखाया ही दिखाया, जितना भी दिखाया, कुछ काट के कुछ छांट के, कभी उनकी तस्वीर दिखाया, कभी उनका तस्वीर नहीं दिखाया, बार बार अध्यक्ष जी को दिखाते रहे, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखने में कामयाब रहा बड़े पैमाने पे। और भी मजबूती से कही जा सकती थी बातें, थोड़ी तैयारी होती तो और भी हो सकती थी, लेकिन ये बात तो हो गई, उन्होंने तो अपनी बात को रख लिया। अब जनता के बीच में जाएगा, जो चुनाव आयोग के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में जो जनता के बीच में संदेह पैदा हुआ है कि जनता तो वोट देती है भाजपा के खिलाफ में, लेकिन ईवीएम से कुछ और निकल के आ जाता है, उसके शक को, उसकी आशंकाओं को इनका ये जो फैसला है, जो राज्यसभा में विधेयक पेश किया है, ये और मजबूत करेगा कि ये चाहते हैं कि इनका कमिटेड चुनाव आयोग हो, चुनाव आयोग के जरिए अपना चुनाव को मैनेज करना चाहते हैं। जान चुके हैं कि राजस्थान भी हारने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भी हारने वाले हैं, मध्य प्रदेश भी हारने वाले हैं, तेलंगाना भी हारने वाले हैं, और मिजोरम तो कई सवाल ही नहीं उठता है, जहां वहां एनडीए रह पाएगा कि नहीं, वहां ये भी सवाल हो जाएगा। इसको देखते हुए कहीं 2024 खतरे में न पड़ जाए, इसलिए चाहते हैं कि चुनाव आयोग हमारे हाथ में हो, हमारी मुट्ठी में हो, और वो जो हम चाहेंगे वैसे करवा सके। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ। हम एक बार फिर से आना चाहता हूं मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। एक मुद्दा कल उठा था, फ्लाइंग किस का मुद्दा, उस पर कल हम लोगों ने चर्चा थोड़ी सी की थी, और हम लोग क्योंकि चूंकि वो मामला ऐसा है कि कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, वो सदन के अंदर का मामला भी नहीं है वैसा, और कुछ वैसा मामला था नहीं, और राहुल गांधी के भाषण को कहीं ना कहीं उससे किनारा करने के लिए एक मामला ये सामने लाया गया था। क्या हम अब जो कुछ चल रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मैं उस फ्लाइंग किस पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बिल्कुल
सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने की कोशिश वो थी और उस पे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष नाकाम होता हुआ दिखाई दिया है। और बहुत घबराहट में सत्ता पक्ष दिखाई भी दिया जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। आप बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीजों को देखिए, साफ समझ में आता है। लेकिन आज फिर जब आखिरी दौर का, जब आखिरी ओवर में जब बैटिंग चल रही थी और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौके छक्के की बात भी कर रहे थे, वहां पे कैसे देखा जाए। अब यहां से चूंकि अब कल वो खत्म हो जाएगा, ये संसद का जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा और चुनावी मोड में सब आ जाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि अब विंटर सेशन तक कोई भी मतलब विंटर सेशन में जाने से पहले चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे जयशंकर गुप्त जी। और आप चुनावी राज्य में बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर और कौन समझेगा कि मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, वहां भी चुनाव है। उस हिसाब से अब यहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, उस भाषण को इन 5 राज्यों के चुनाव के हिसाब से भी देखा जाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 5 राज्यों के चुनाव पर भी कुछ कहीं ना कहीं अपना असर डालना चाहते थे, ये ना जाए, या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 पर नजरें गड़ाए हुए थे, कैसे देखा जाए इसको? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान 2024 के चुनाव पर है, राज्यों के चुनाव पर उनके सिपत सालारों का ध्यान है। लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण आज सूर्यवंशम की तरह लगा, जो 7वीं बार टीवी पे आई, लोगों ने देखा, उन्होंने इस तरह वही भाषण सुना जैसे सूर्यवंशम फिल्म देखते हैं टीवी पे। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने समय पूरा लिया। उन्हें एक बड़ा शौक है कि वो टीवी में आ वही रहें। और आप टेलीविजन चैनल संसद टीवी की खूबी देखिए कि जब मोदी जी बोलते हैं तब उनका जो स्विचर है वो स्विच ऑफ ऑन नहीं करता, यानी मोदी जी पर ही कैमरा रहता है अधिकतम समय। लेकिन अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो वो स्विचर नौकरी करने लगता है बिल्कुल, कि कहीं राहुल गांधी भाषण देते हुए नजर ना आ जाए, राहुल गांधी कोई बात कहते नजर ना आए। लेकिन अचरज यह है कि जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी तो दर्जनों कैमरों में से कोई एक कैमरा भी उसे कवर नहीं कर पाए कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। हेमा मालिनी ने बयान दिया कि मैंने तो देखा नहीं उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए। तो मतलब ये फ्लाइंग किस ऐसा था जो केवल स्मृति ईरानी को नजर आया और किसी को नजर नहीं आया। वो अदृश्य फ्लाइंग किस था, एक अलग तरह का फ्लाइंग किस था, ऐसा रहा होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बातें कही वो बातें ये थी कि मैं बहुत महान हूं, मेरी सरकार के विरोधी जो हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यशाली लोग हैं, भविष्य केवल बीजेपी का है, भविष्य केवल एनडीए का है, और ये इंडिया वाले लोग या यूपीए वाले लोग बहुत ही देश विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। विदेश में जाके ये भारत की बदनामी करते हैं। मुझे देखिए मैं कितना नाम कर रहा हूं देश का। ये ब्रैकेट में है ये बात, कोट अनकोट कर सकते हैं कि मणिपुर के मामले में दुनिया भर की संसदों में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात वो कहना नहीं कहेंगे। आज वो ये बात कहना भूल गए कि कांग्रेस पार्टी का नाम जो है, कांग्रेस तो अमेरिकी संसद कहलाती तो वो नाम भी चोरी का है, ये कहना भूल गए वो, वरना उन्हें हर चीज लगती। और आज उन्होंने जिस तरह यूपीए के अंतिम संस्कार की बात कही तो जनसंघ का भी कभी अंतिम संस्कार हुआ होगा और बीजेपी पैदा हुई होगी, ये बात भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने केवल जुमलेबाजी की। और जुमलेबाजी में उनका, नरेंद्र मोदी की 2 खूबियां हैं, बहुत बेहतरीन जुमले बोलते हैं और पंडित मुखराम शर्मा के सोतेले भाई लगते हैं, जिस तरह के डायलॉग राइटर वो होंगे वो लिखते हैं, बिल्कुल दिलचस्प डायलॉग बोलते हैं। दूसरी बात, वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो अपना बैरोमीटर लेकर बैठ जाते। ये किया, हमने ये किया और हमने ये किया, यानी हमारे अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। और विपक्ष ने जो कुछ किया, अब तक जो हुआ है उसका कोई मतलब नहीं। और हम देश को बहुत ऊपर आएंगे। अगर आप शेयर बाजार में डील करते हैं तो सरकारी कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए, मुकद्दर बन जाएगा। और मैं जिसके साथ में घूमता हूं वो सब तो बेचारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन ये लोग ही, विपक्ष के लोग ही
दुर्भावना वाले हैं, ये ही पापी लोग हैं। ये मोदी जी की भावना होती है। तो उन्होंने मोटे तौर पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन पूरी बात विपक्ष का मजाक उड़ाना और अपनी जय जयकार करना, ये कहना वो नहीं भूले। राजीव जी, जब विपक्ष बाहर आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की विपक्ष में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने कुछ जो बातें रखी थी उस समय लाइव आपको सुनाया था। आखिर का पार्ट था। प्रेम कुमार जी आपके पास आने से क्या कुछ रख रहे हैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष वॉकआउट करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां कहते हैं। और जैसा कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर पहले कि शायद अगर विपक्ष वॉकआउट नहीं करता तो हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बात रखी है मणिपुर को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, और देखिए चर्चा इसलिए भी तो जरूरी है क्योंकि एक सरकार क्या कुछ चाहती है। सरकार जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, जो कुछ पूर्वोत्तर में हो रहा है या हरियाणा में हो रहा है उस पर, और हम लोग भी कहते हैं कि भाई हरियाणा में इतनी बड़ी घटना घट गई और प्रधानमंत्री ने एक मैसेज तक नहीं दिया, एक पैगाम तक नहीं दिया। देश के मुखिया होने के नाते आपसे उम्मीद तो की जा सकती है ना कि आप कम से कम शांति की अपील करें। ट्रेन में एक घटना घट जाती है, एक इंसान जाकर के और कपड़े से पहचानता है, उसके हुलिया से पहचानता है और जान ले लेता है, और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री कुछ न कहें, सिंगोल की स्थापना करते हैं, नए आप संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और वहीं से 500 मीटर की दूरी पर लड़कियां जो हैं वो पैरों तले कुचली जा रही हैं, उनको घसीटा जा रहा है सड़कों पे, पहलवान लड़कियों की बात कर रहा हूं, और आप उस पर भी कुछ नहीं कहते हैं। किसानों का आंदोलन था, आप याद कीजिए कि लंबा वक्त तक चला, 13 महीने तक किसानों का आंदोलन चलता है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शायद मुझसे ही भूल हो गई थी, मैं नहीं पहचान पाया, और इसलिए वो तीनों कानून को वापस ले लेते हैं। तो ये जो हठधर्मिता है प्रधानमंत्री की, एक जो हठीपन है, क्या लोकतंत्र में ये हठीपन होना चाहिए या ये राजतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता है? इस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले गौरव गोगोई क्या कुछ कह रहे थे जरा सुन लेते हैं। अभी मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 घंटों से अपनी बात रख रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। इतने दिनों के संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है। अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। स्पष्ट 3 सवाल थे उनके सामने। पहला, लगभग 90 दिनों
के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी गए, इंडिया अलायंस गए, आप लोग भी जाके देख के आए हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, ये बोल रहे थे यहां गौरव गोगोई। और गौरव गोगोई जब वॉकआउट किया विपक्ष ने, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संसद भवन के बाहर मीडिया के सामने मौजूद जो वहां मीडिया, तमाम मीडिया के लोग थे। और आज एक दो और भी बहुत ही कहें तो राहुल गांधी कुछ अजीबो गरीब कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिस पर मीडिया जो है वो भौचक रह जाता है कि करें तो क्या करें। राहुल गांधी से मीडिया के लोग जो हैं वो खड़े होकर के बाइट चाह रहे थे कि आप कुछ बोलिए। राहुल गांधी बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और फिर बिना कुछ बोले हुए चल दिए। ऐसा एक नहीं बल्कि पिछले 3 दिनों में 3 बार हो चुका है। और उसमें भी एएनआई और तमाम ऐसे मीडिया के लोग जो बार बार आपके मुंह के सामने लगा करके माइक और कुछ न कुछ उगलवाने और बुलवाने की कोशिश करते हैं, वहां पर राहुल गांधी ने एक नया अंदाज अपना बना लिया है कि आप आइए, आप मेरे सामने खड़े रहिए, कुछ देर तक मैं चुप रहूंगा और चल निकलूंगा। ये अभी आज भी देखने को मिला। और परसों जब राहुल गांधी के बंगले की बात आई थी तो समय भी याद कीजिए कि पूछा जा रहा था और राहुल गांधी ने फिर एक लाइन में, एक शब्द में सिर्फ कह दिया, 6 सेकंड की बाइट उनकी थी कि समूचा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। तो राहुल गांधी ने अब मीडिया को इग्नोर करना या मीडिया को जवाब देना सीख लिया है। लेकिन यहां गौरव गोगोई जो बात रख रहे हैं और उससे लेकर के जो पहले मैं अपनी बात रख रहा था, प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा, आपकी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है? अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। गौरव गोगोई जी जो बोल रहे थे उसको थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के बयान से जोड़कर देखिए। ने मणिपुर पर जो बयान दिया उसमें एक बात जो है उसको एक अलग किस्म से देखने की जरूरत है। वो ये कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। और ये बात जो वो कह रहे हैं, यही बात तो विपक्ष चाहता था कि बोले, सदन से आवाज निकले कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी का ये बोलना, ये विपक्ष की जीत है। इसको, इस लाइन को, इस पंक्ति को आप दोबारा भी सुनवा सकते हैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर के साथ देश खड़ा है। अब ये बात अलग है कि उनके नजरिए में, उनके बोलने से कितना विश्वास आता है, वो कितनी ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये सब क्वेश्चनेबल है। लेकिन सदन से प्रधानमंत्री जी का मणिपुर के लिए ये बोलना महत्व रखता है। और वही बात गोगोई जी भी बोल रहे थे कि हम इस बात में कामयाब रहे संघर्ष करने के बाद कि अविश्वास प्रस्ताव लाए और प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए विवश होना पड़ा। तो इस हिसाब से हम देखें तो राजनीतिक जीत का संदेश लेकर के विपक्ष निकला है, चाहे जिस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा है। लेकिन जो कुछ बोला है उससे मणिपुर के लोगों में कोई उम्मीद जगेगी ऐसा नहीं दिखता। उससे जो कुछ वहां बात, घटनाएं घट रही हैं, उसकी जिम्मेदारी ओन नहीं की गई है, बल्कि ये बताया गया है कि पहले तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, ये भाव निकला है। प्रधानमंत्री जी के भाषण से जब वो उल्लेख करते हैं, अमित शाह जी के भाषण से, दोनों भाषणों को जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम तो बाकी हिस्सों पर कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण है चुनावी भाषण है और उस हिसाब से। लेकिन विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ग्रिल किया, वो ग्रिल हुए, उनको बोलना पड़ा और उनके बोलने के बावजूद एक निराशा का संचार हुआ है मणिपुर के लोगों में, क्योंकि कोई उम्मीद जगती नहीं दिख रही है। सूरज उगेगा, लेकिन वो तो नियमित है, नियम है, अपने समय पर सूरज उगेगा ही। मेरा कोई प्रयास नहीं होगा शांति के लिए, शांति का सूरज अपने आप समय के साथ उग जाएगा। यही प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। जी
शांति का सूरज अपने आप उग जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी है कि विपक्ष का साथ मिले, लेकिन विपक्ष का साथ तो तब मिलेगा जब आप विपक्ष के साथ उस प्रेम और सद्भाव को, सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या ऐसा होता है? विपक्ष जो है अमलेंदु जी, या तो आप सत्ता पक्ष के साथ जुड़ जाइए, आप उनकी टीम का हिस्सा बन जाइए, या आपके ऊपर यहाँ एक्सटेंशन के काफ़ी लोग हैं, एक्सटेंशन वाले जो हैं वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। देखिए राजीव जी, होता तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं भी होता है। प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है, ये तो प्रधानमंत्री समझे कोई मिला करके। लेकिन प्रधानमंत्री ने आखिरी में जैसे कहा कि मणिपुर जो है वो मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री को इतनी बात कहनी थी तो 2.25 घंटा जो था वो बर्बाद करने की आवश्यकता थी ही नहीं। इस बात को शुरू में ही प्रधानमंत्री कहा पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है। आप जो है इधर उधर की बातें भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि मणिपुर के साथ जो पूरा देश भी खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की जो दोहरा रवैया है इस मसले को लेकर के वो साझा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री का जो आखिरी शब्द थे कि पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है वो फर्जी थे एक तरीके से बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने जो बाकी 2.25 घंटे बातें की इधर उधर की, वो इसका मतलब प्रधानमंत्री के वक्तव्य की असली बातें थी। इसको इसी तरीके से समझा जा सकता है। मुझको तो सही लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में क्या था, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, ये तो प्रधानमंत्री यानी इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज राजीव जी सदन में बातें की हैं समझा करके, वो साफ जाहिर करता है कि इतने गंभीर मसले पर भी प्रधानमंत्री जो है इसको हंसी और मजाक में उड़ाना चाहते थे। यानी 2.25 घंटा उन्होंने जो मणिपुर जैसे गंभीर मसले को हंसी और मजाक में उड़ाने की कोशिश की और पूरा जो सत्ता पक्ष था वो खिलखिला के हंसता रहा। यानी मणिपुर की घटना ऐसी थी जिस पर सत्ता पक्ष को हंसना जरूरी था, खिलखिलाना जरूरी था, प्रधानमंत्री का कटाक्ष करना जरूरी थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को ये आत्मावलोकन और आत्मालोचन जो है इस करने की आवश्यकता है कि इतने गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री ने जिस हल्की तरीके की बातें की हैं, ये भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को किसी भी हाल में शोभा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी को शोभा दे सकता है, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी को शोभा दे सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को कतई शोभा नहीं दे सकता है कि इतने गंभीर प्रधानमंत्री इतनी हल्की तरीके की बातें करें। कुल मिला के राजीव जी बताया कि देश जो है वो गंभीर अंधेरे के रास्ते पे है और जिस तरीके की चीजें हो रही है उससे देखा जाएगा कि ये देश किस तरीके से निपटता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, जनता के हाथ में कितना है और जनता के हाथ से क्या क्या छीना जाता है, ये भी देखने वाला समय तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो मणिपुर को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की तैयारियां जो की जा रही हैं वो काफी गंभीर खतरे का संकेत देती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आखिरी लाइन आपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और मणिपुर के बाद जो हरियाणा में हुआ, मेवात, नूह में हुआ, वैसी घटना और ना हो, ये इसकी चिंता होनी चाहिए सरकारों को, लोकल सरकारों को भी और केंद्र सरकार को तो ज़रूर। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रहे। और दूसरी तरफ चुनाव का वक्त है और चुनाव आयोग पर निगाहें टिकी हैं सरकार की। और नया बिल जिसकी शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि एक नया बिल लेकर के सरकार आज राज्यसभा में उसको पेश कर दिया गया है। और उस अध्यादेश के मुताबिक अब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पैनल है 3 लोगों का, जिसमें सीजेआई होते हैं और उनके अलावा प्रधानमंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष कहें वो होता है, यानी कि आज की तारीख में अधीर रंजन चौधरी। लेकिन सीजेआई को हटाना और वहां पर सरकार के, मतलब मोदी सरकार अगर है तो मोदी सरकार के एक मंत्री को लाना, नॉमिनेट करना, ये अपने आप में एक ऐसी रणनीति पर सरकार काम कर रही है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग हमारा हो, जो भी सरकार है। आज मोदी सरकार है तो मोदी सरकार, कल कोई और सरकार हो तो और सरकार। नियम जो है वो उसी हिसाब से होने चाहिए जहां एक बैलेंस हो। तो क्या यहां बैलेंस दिखाई देता है? इस पे भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, उस भाषण से लोगों को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र विपक्षी दलों पर हमला करते हुए नजर आए। यूपीए से इंडिया क्यों बना और इंडिया में क्या कुछ है, क्विट इंडिया से लेकर के तमाम ऐसे नारे वहां लगवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और कहीं ना कहीं चुनावी भाषण नजर आया। चुनावी भाषण से निकलकर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और देश की जो समस्याएं हैं, तमाम समस्याएं, उस पर चर्चा करना
जरूरी होता और लोग सुनते तो अच्छा लगता। खैर, इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जयशंकर गुप्त जी, प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक